नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 5 साल से फॉर द लास्ट 5 ईयर्स मोदी जी पूरे देश भर में एक नारे को बड़ा बुलंद कर रहे थे, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। लेकिन आज जब ये एक देश एक चुनाव का विधेयक पेश हो रहा था लोकसभा में, तो मोदी जी लोकसभा से, सदन से नदारद थे। सारे बीजेपी सांसदों का आज आना जरूरी था, व्हिप हो गया था। अमित शाह साहब बैठे हुए थे, लेकिन मोदी जी की सीट खाली थी। यहां तक कि जब बिल पर वोटिंग हुई तो मोदी जी ने वोट भी नहीं दिया। जी हां, मोदी जी गायब रहे। अब ऐसा लगता है कि मोदी जी आज सचमुच वाकई डर गए थे। उनको मालूम था कि ये जो कानून है, एक देश एक चुनाव, यानी सारे चुनाव एक साथ हों, जिसका बड़ा विरोध हो रहा था, खासकर रीजनल पार्टीज, इंडिया अलायंस जबरदस्त विरोध कर रही थी और भी कई लोग विरोध कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ये कानून पास नहीं होगा और इसीलिए वो सदन नहीं आया और शायद सदन ना आके वो जयपुर चले गए। सच्चाई ये है कि इधर इतना जरूरी मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका बिल पेश हो रहा था लोकसभा में, उधर मोदी जी जयपुर में थे। जयपुर में एक फंक्शन में थे, फंक्शन का मजा ले रहे थे और इधर बिल पास हो रहा था। के अनुसार केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है सर। ये अब मोदी जी ने भले ही हरियाणा जीत लिया हो या फिर महाराष्ट्र जीतकर सबको चौंका दिया हो, सच्चाई ये है, असलियत ये है कि मोदी जी आज भी लोकसभा में बहुत कमजोर है। उनकी कमजोर स्थिति है, यानी जहां ताकत का स्रोत है, जो शक्ति पुंज है लोकसभा, जहां से मोदी जी को ताकत मिलती है, वहीं पर मोदी जी सबसे ज्यादा कमजोर हैं। आज भी मोदी जी के पास सिर्फ 240 सांसद हैं। जी हाँ, यानी बहुमत से 32 सांसद कम, और हर बड़े फैसले के लिए इन दोनों लोगों पर उन्हें निर्भर रहना पड़ता है। नीतीश बाबू और नायडू बाबू इन्हीं की बैसाखियों पर चल रहे हैं, ये फैक्ट है। और अगर आप वक्फ बोर्ड का कानून देखेंगे, इसीलिए वो कानून वो पारित नहीं करा पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम इशू है और इस इशू पर नीतीश बाबू, नायडू बाबू, चिराग पासवान, जिन्हें कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक की ज़रूरत है, जिन्हें कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट चाहिए, ये साथ नहीं देंगे। इसलिए वो वक्फ कानून पर, बिल पर झुक गए। अब दोस्तों, एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस बिल को, इस विधेयक को पास कराना तो और भी मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। उसकी वजह है कि इस कानून को बनाने में या इस बिल को पास कराने में संविधान संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए मोदी जी को 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा में चाहिए, और वो खुद अल्पमत में। आप सोच सकते हैं कि 543 के हाउस में तकरीबन 363 प्लस उनके पास सांसद हों, तब ये बिल पास हो सकता है। और आज जब वोटिंग हुई, हालांकि इस वोटिंग के कोई मायने नहीं है, लेकिन एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जब वोटिंग हुई तो सिर्फ 269 सत्ता के पक्ष में पड़े, यानी कुल मिलाकर 363 से बहुत पीछे। हालांकि इसको आज हम पैमाना नहीं मान सकते, लेकिन 2/3 बहुमत हासिल करना मोदी के लिए बहुत मुश्किल है, जो खुद 240 पर खड़े। और इसीलिए मोदी को पता था ये कानून पास नहीं होगा, और इसीलिए मोदी जी जयपुर चले गए। और उधर विपक्ष ने जैसे पूरी की पूरी चढ़ाई कर दी हो, अमित शाह ने झेला, बाकी सांसदों ने झेला। विपक्ष का कहना है कि वो मोदी जी जो 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते, जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर और झारखंड और महाराष्ट्र एक साथ नहीं करा सकते, वो पूरे देश का चुनाव क्या एक साथ करा पाएंगे? क्या करा पाएंगे? कई लोगों ने सवाल किए, उसमें समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव भी बहुत आगे थे। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। अब कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है, उसमें चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जो भी कांग्रेसी नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, इनका ये कहना है कि भाई मोदी जी इस
विधेयक, इस बिल के जरिए दरअसल जो प्रदेश की विधानसभाएं, स्टेट असेंबलीज जो हैं, उस पर अपनी ग्रिप मजबूत करना चाहते हैं, अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहते हैं, डिक्टेटर बनना चाहते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, ये वन नेशन वन लीडर है, थ्योरी है इसके पीछे। और इसीलिए ये पूरा का पूरा जो बिल है ये संविधान के विपरीत है, ये संविधान का उल्लंघन करता है। इट्स अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा है संविधान का, ये उसी के खिलाफ है। और कहीं ना कहीं मोदी जी संविधान बदलना चाहते हैं। नियत वही है, नीति वही है, संविधान बदलने की। देखिए, वो तो एक बहाना है। सच्चाई ये है कि संविधान को बदलना है, उसकी अवहेलना करना है। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation. अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, आप क्वेश्चन ना कहिए, आप इसको पजल कह लीजिए, सबसे बड़ी पजल है वो ये है कि मोदी जी अगर इस कानून को आज की स्थिति में, जो लोकसभा की स्थिति है, जो नंबर्स हैं मोदी जी के पास, अगर वो इस बिल को पास नहीं करा सकते तो फिर लाए क्यों? उसके पीछे खेल क्या है? और बिना खेल के मोदी जी एक कदम आगे रखते नहीं, जानने की आज कोशिश करेंगे। और जो विपक्ष का कहना है, प्रियंका गांधी कह रही हैं या बाकी सीनियर लीडर्स कह रहे हैं और भी पार्टी के, कि भाई मोदी तानाशाह बनना चाहते हैं, विधानसभाओं को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। ये बात सच है? क्या वाकई ये जो कानून है इससे देश की भलाई कम हो रही है, बल्कि संविधान कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन हो रहा है? स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या ऐसा है? और जो विपक्ष सोच रहा है सही है? और क्या वाकई मोदी जी की जो हसरतें हैं, प्रधानमंत्री को और ज़्यादा ताकतवर करना चाहते हैं उस कुर्सी को? ऐसा कुछ है? बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक विधेयक नहीं है, ये मोदी जी का विजन है आगे का। क्या करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कितने ताकतवर होना चाहते हैं। 3 खास मेहमान हैं आज हमारे साथ। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, इस संविधान के आज की तारीख में देश के विशेषज्ञ, जाने माने विशेषज्ञ PDT आचार्य साहब हैं, उनको मैंने बुलाया है। हालांकि साउथ इंडियन है, हिंदी बोलते हैं, सुनिएगा, समझ में आएगा। 2 बार लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रहे, तो संसदीय परंपरा, कानून, संविधान सबके एक्सपर्ट हैं, उनको सुनिए जरा, सुनना चाहिए। और हमारे साथ हेमंत अत्री जी हैं, कांग्रेस का व्यू देंगे, विपक्ष का व्यू देंगे। उमाकांत जी भी हैं। इन तीनों एक्सपर्ट को सुनिए, मैं खुद आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप खुद डिसाइड करिए कि मोदी जी इस कानून के जरिए या इस बिल के जरिए खेल क्या करना चाहते हैं। अत्री साहब, मोदी जी तो कहते थे और आप भी कहते थे कि साहब 400 पारों का तो संविधान बदल जाएंगे, तो कहाँ तो संविधान बदलने की बात थी, संविधान बदल देंगे। यहां तो संविधान के संशोधन की बात है, बिल लाने की बात है, कानून बनाने की बात है। मोदी जी तो बिल भी नहीं बना पा रहे साहब, बिल आए तो दिल घबराए। दीपक जी, ये अच्छा हुआ कि उनको 400 पार नहीं हुआ, वरना वो जो उनकी मंशा थी और जो चर्चा थी वो स्थापित भी हो जाती। आज आपने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है और इसके पीछे की मंशा जानना जरूरी है। देखिए, टेक्निकल और लीगल चीजें तो आचार्य साहब बताएंगे, वो विद्वान आदमी इस मामले के। इसके पीछे की पॉलिटिकल मंशा क्या है और इसके फॉलोआउट्स क्या है, मैं केवल उस पर जरूर आपको ध्यान देना चाहूंगा। इसके पीछे मोदी जी की पहले दिन से एक मंशा है, वन नेशन वन लीडर। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो कभी से सोच रही है वन नेशन वन पार्टी, और उसका ये फॉलोआउट है वन नेशन वन इलेक्शन। इसको समझना पड़ेगा और देश की जनता इसको बहुत बारीकी से देख रही है। प्रधानमंत्री ने 2014 में जब वो पीएम बने भी नहीं थे तब ये जुमला छेड़ा था सबसे पहले, और उन्होंने कहा था कि इस पे देश में पूरी व्यापक बहस होनी चाहिए और सर्वसम्मति के बाद कोई फैसला होना चाहिए। देश में सो कॉल्ड बहस हुई लेकिन कोई फैसला तो नहीं हुआ। और आज जब आप इस बिल को पास करने जा रहे हैं, तो मैं आपको आज बता रहा हूं दीपक जी, ये मोदी जी के लिए वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, ये वन नेशन वन टेंशन और वन नेशन वन कंफ्यूजन, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप कहेंगे साहब कैसे? आप कहेंगे साहब कैसे? इस बिल को पास करने के लिए दोनों हाउसेज के अंदर, आचार्य साहब ज्यादा बताएंगे, दोनों हाउसेज के अंदर जो मेरी छोटी सी जानकारी, उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए। आज जब आपने इसको लोकसभा में पेश किया तो आपको जो बहुमत चाहिए थे 50% स्टेट्स के अंदर भी चाहिए, उसमें जो स्टेट से जी आज के केस में 307 वोट मिलने चाहिए थे जब ये केस जो प्रस्तुत किया गया। बीजेपी के इसके समर्थन में आज 263 वोट मिले और खिलाफ गए 198 तो पूत के पांव तो पालने में दिख गए, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी को एक नया शौक चढ़ गया है,
वो है अनडेटेड चेक जारी करने का। ये वैसा ही है। आपको ध्यान है, महिला आरक्षण का बिल मोदी जी ने पास कर दिया बड़े तामझाम से, हर जगह उसका प्रचार करते फिरते। वो लागू कब होगा उसकी तारीख नहीं बताते मोदी जी। आज तक बताइए तो बता दीजिए कि देश में महिला आरक्षण कब लागू होगा। फिर इस वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे मंशा क्या थी कि तीनों टीयर का चुनाव एक साथ होगा, लोकसभा का, विधानसभाओं का, पंचायती राज और स्थानीय निकायों का। अब पंचायती राज और स्थानीय निकाय तो ऑलरेडी निकाल दिए, इसमें से 2 टीयर बच गए हैं। और मैक्सिमम जो प्रतिनिधि होते हैं वो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं इस देश में, 30 लाख जैसा आप जानते हैं। जी जी। तो जब वो हट गए तो वन नेशन वन इलेक्शन कहां बच गए? समझ गए। आप कह रहे हैं कि साहब नगर निगम के, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव करा नहीं पा रहे और पूरे देश के चुनाव एक साथ चाहते हैं। मैं आऊंगा लकीड़ा साहब के पास आऊंगा। मैं आचार्य साहब के पास जाना चाह रहा हूं। आचार्य साहब, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, और आप क्योंकि नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, एक्सपर्ट है, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, सर मुझे ये बताइए 2-3 प्रॉब्लम्स कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाएगा, सारे देश में चुनाव एक साथ होगा, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे जो फेडरल सिस्टम है जी, उसका उल्लंघन करता है ना। ये हमारे जो फेडरल सिस्टम में स्टेट्स, जो फेडरल यूनिट्स है जी, राज्य, उनकी जो असेंबलीज है और उनका जो कार्यकाल है, टेन्योर, ये फिक्स्ड है 5 साल का, ये तो फिक्स्ड है। लेकिन असेंबली का जो टेन्योर है कभी भी पार्लियामेंट के टेन्योर पर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव बॉडीज है स्टेट्स के। पार्लियामेंट का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं आप ही से। आचार्य साहब, पीडीटी आचार्य साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो विधान सभाएं हैं उसको कहीं ना कहीं उसका जो कंट्रोल है कि कितने साल चलेंगी, कब गिरेंगी, क्या, कहीं ना कहीं संसद को उसका अधिकार, एक तरह से आप कह सकते हैं उसका गार्जियन बना रही है। ज्यादातर पार्लियामेंट अब विधानसभा चलाएंगे। उन्होंने कहा ये गलत बात है, पीडीटी आचार्य साहब कह रहे जी। और ये फेडरल सिस्टम के खिलाफ है, ये फेडरल सिस्टम का उल्लंघन है। इसमें अगर फेडरल सिस्टम का उल्लंघन है तो ये पार्लियामेंट इस पर कानून नहीं बना सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, केशवानंद भारती जो केस है, बहुत ही मशहूर केस है, और केशवानंद भारती जजमेंट के अनुसार पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता किसी भी हालत में। एक मिनट, मैं बहुत सिंपल सा सवाल उन लोगों के लिए जो कानूनी भाषा कम समझते हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी ये जो बहुत उन्होंने ढोल पीटा, ढिंडोरा पीटा, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, क्या ये कानून नहीं बना सकती संसद? मोदी ये कानून नहीं बना सकते, ये आप कहना चाहिए गलत होगा ये कानून बनाना? जी, वो केशवानंद भारती के जजमेंट के बेसिस पर मैं कह रहा हूं, जो फेडरल सिस्टम पर जो भी आघात होता है उस पर पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता जी। और इसका इसका जो डीमेरिट्स है, इसके डीमेरिट्स ये हैं कि 5 साल में एक बार इलेक्शन करवाने से जो रिप्रेजेंटेटिव से इलेक्टेड चुने हुए जो प्रतिनिधि है, उनका लोगों के साथ जो रिश्ता है वो ऐसे ऐसे कमजोर हो जाता है, क्योंकि 5 साल के बाद ये इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन फेस करना है, तो उसमें क्या, अभी तो इनसे मिलने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो लोगों को अपने प्रतिनिधियों से मिलने तक का अवसर नहीं मिलेगा। जी, डीमेरिट आपने बताई कि लोगों से संवादहीनता खत्म हो जाएगी, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा दोनों ही इलेक्शन एक साथ हो गए तो ना विधायक कहीं दिखेगा और ना ही सांसद कहीं दिखेगा। मैं एक चीज पूछ रहा हूं, अगर मैं मोटा मोटी लूं, मान लीजिए आचार्य साहब कि वन नेशन वन इलेक्शन ये कानून बन गया और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो क्या मोदी जी की ताकत और बढ़ेगी, रुतबा और बढ़ जाएगा और राज्य सरकारें क्या उनके हाथ में और आएंगी? अगर मान लीजिए ये कानून बन जाए, अगर बन जाए। खैर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी स्टेट
किसी भी स्टेट में कोई स्थिरता नहीं रहेगी, मतलब उनके कार्यकाल की स्थिरता तो नहीं है, वो खत्म हो जाएगी और जो मर्जी ये चला सकते हैं, सिचुएशन को ये बदल सकते हैं, कंट्रोल इनके हाथ में होगा, वो सारी चीजें होंगी। गॉट इट। आचार्य साहब कह रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए ये कानून दोस्तों बन जाए, हालांकि बहुत कम स्थिति है, ऐसा हो नहीं सकता उनका कि कानून ही नहीं बन पाएगा क्योंकि असंवैधानिक है, ये आचार्य साहब ने कहा। लेकिन मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि अगर मान लीजिए बन जाए तब मोदी जी की स्थिति क्या हो। उनका मोदी जी और ताकतवर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं संसद जो है उसकी गिरफ्त मजबूत होगी विधानसभाओं पे, और जब संसद मजबूत होगी तो संसद का नेता अगर उसके पास बहुमत है प्रचंड तो वो भी मजबूत होगा। यानी मोदी जी की शख्सियत और ज्यादा रुतबे वाली हो सकती है वन नेशन वन इलेक्शन में, अगर ऐसा होता है तो। लखेड़ा साहब ये बताइए, ऐसा तो होने जा नहीं रहा क्योंकि मोदी जी 400 पार जा नहीं पाए, मोदी जी 300 पार भी नहीं हो पाए। ये बताइए कि मोदी जी जो कानून तो छोड़िए, संविधान बदलने की बात कर रही थी, नया संविधान लेके आ रहे थे, आखिर आजकल क्या हो गया मोदी जी को कि जो भी बिल लाते कहते साहब इसको जेपीसी को दे दीजिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दीजिए, इस पर डिस्कशन कर लीजिए, इस पर बहस कर लीजिए। कानून पास क्यों नहीं करा पा रहे? लखेड़ा साहब सीधा सवाल है आपसे, इतने कमजोर हो गए हैं मोदी जी? देखिए, कानून घोषणा करना, इस पर भाषण देना, वन नेशन वन इलेक्शन, भाषण देना बहुत अच्छा लगता है कि देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए, भाषण बहुत अच्छा है, बढ़िया लच्छेदार भाषण आप दे सकते हैं 2 घंटे तक। लेकिन सवाल यह है कि आप जिस मुकाम पर मोदी जी आज खड़े हैं, पार्लियामेंट में जो बहुमत है उनका, वो एक बहुमत अल्पमत के नीचे है, वो जो है 272 से नीचे है, उनको 240 सीटें हैं 543 के हाउस में, और ऐसी सिचुएशंस में और समस्याएं उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो बेशुमार हैं। मोदी जी इस पर कई पीएचडी कर चुके हैं। अब इनके पास ये है कि देश की जनता का ध्यान, अब अडानी का मामला अटका पड़ा है, पार्लियामेंट में रोज प्रोटेस्ट हो रहा है अपोजिशन पार्टीज का। 2019 को ये नहीं भूलना चाहिए, देश की जनता को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में जो बहुमत इनको मिला था, 2019 में जो बहुमत मिला था, ये 2024 में वो बहुमत पूरी तरह जनता ने वापस खींच लिया, और वापस खींचने का नतीजा ये हुआ कि ये बैसाखियों के सहारे पर रात और दिन काट रहे हैं। ये देख रहे हैं कि ये सरकार डेली वेज की गवर्नमेंट है, ये आज चल रही है, कल चल रही है, परसों चल रही है। अब इनका ये है कि कुछ ना कुछ ध्यान बटाने के लिए कुछ ना कुछ डमरू चलाना है, डमरू बजाना है, तो डमरू बजाते हैं, डुगडुगी बीच में बजाते हैं, लोग उधर देखने लग जाते हैं। इधर से अगर ये नहीं चलाते, ये कल से आज से ये नहीं चलाते, तो अडानी वाले मामले पर पार्लियामेंट में डिस्कशन हो चुका है, राष्ट्रपति जितने भी भाषण है, जितने भी चीजें हैं, संविधान पर डिस्कशन हो चुका है। अब अपोजिशन ने आज से क्या करना था, 2-3 दिन जो बचे हुए हैं, कि आप अडानी पे बहस कराइए, अडानी पे बहस कराइए, और उससे सुबह से शाम तक दोनों हाउस एडजॉर्न होने थे। तो उसमें जो है ना वो ध्यान बटाने के लिए जो गालिब ख्याल अच्छा है, तो वो चीजें ये कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने अगर दुस्साहस करके ये ले भी आए तो ये विनाश के बीज बोएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे देश का कोई भला होने वाला है। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ध्यान बांटने के लिए अडानी का जो मामला चल रहा है उससे कहीं ना कहीं उसको किनारे करने के लिए, दरकिनार करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लेके आए हैं। मोदी जी को पता है कि उनके पास ताकत नहीं है, उनके पास संख्या नहीं है कि इस बिल को वो पास करा लें। संविधान संशोधन का मामला है, 2/3 बहुमत चाहिए। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है ध्यान बांटने के लिए। मैं अत्री साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर मोदी जी इतने कमजोर हैं कि बिल पास नहीं करा सकते, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, वो तो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकता था, उसमें भी वो बिदक गए कि कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों का मामला है और नायडू बाबू, नीतीश बाबू कहीं हाथ ना खींच लें, उनको मुस्लिम वोट चाहिए होते हैं। अगर ऐसी स्थिति है जहां सरकार इतनी कमजोर है, मैं अत्री साहब ये जानना चाह रहा हूं कि अगर बहुत क्लोज जो संख्या है, मतलब अगर आप अपोजिशन को देखें और इधर गवर्नमेंट को देखें, अगर बहुत ही क्लोज अंतर है, गैप है, तो क्या अगर 15-20 एमपी इधर से उधर हो गए तो मोदी की सरकार जा भी सकती है क्या? इतनी कमजोर है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, लेजर थिन मेजोरिटी है, बिल्कुल रेजर थिन मेजोरिटी जिसको कहते हैं, उस तरह की मेजोरिटी है। वैसी सूरत में मोदी जी देखिए हवाई फायर के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको भी पता है कि ये बिल पास नहीं होने वाला है, लेकिन आपको पता है कि उनका जो आइडिया है वो शगुफे बड़े छोड़ते हैं।
आपको ध्यान उनके शगुफे याद कीजिए आप। महिला आरक्षण बिल तो मैंने बता दिया आपको, अनडेटेड चेक पास कर दिया। अभी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं किसी भी संसद के अंदर जिसकी डेट लागू होने की ना पता हो। केवल मोदी जी ने एक कारनामा किया महिला आरक्षण को लेकर के। वो क्या क्या कहते हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं वो। 2036 में ओलंपिक का गेम करा देते हैं वो, मेडल 2 नहीं। उसके बाद कभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कभी इकोनॉमी, कभी 25 ट्रिलियन इकोनॉमी। अभी खुद ही अपने आप आंकड़े बना लेते हैं। कभी 100 स्मार्ट सिटी बना के चालू कर देते, एक भी चालू नहीं हुआ आज तक, 10.25 साल हो गए। कभी फिर वो क्या करते हैं, बुलेट ट्रेन, और उसके अलावा पता नहीं क्या क्या शगुफ है। और हालत क्या है, हकीकत देखिए आप दीपक जी। आपको याद होगा जब इंडिया अलायंस बना तो ये और इनका जो ये अपना रवांडा मीडिया है, इन्होंने क्या बहस चला दी पूरे देश में 5 दिन तक कि मोदी जी इस देश का नाम ही बदलने जा रहे हैं, इंडिया नाम ठीक नहीं है, इस देश का नाम ही भारत कर दो। गजब देखिए आप। तो इस तरह के इकोसिस्टम के अंदर उनके लिए यही काम सबसे आसान है कि पल्ले नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। जब आपके पल्ले तो जो सामान्य बहुमत के कानून है उनसे भी आप डरते हो, जैसा आपने जिक्र किया बिल्कुल वाजिब वक्फ बोर्ड वाला। और आप बात करते हो वन नेशन वन इलेक्शन की, जहां 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउसेज के अंदर और 50% स्टेट्स की कंकरेंस, वो है नहीं। और इसके अलावा भी आप देखिए, जब अगर आप इसको साथ कराने चलते हैं, आज की तारीख में देश में 55 लाख ईवीएम और वीवीपैट यूज होती है एज पर सीईसी। जब ये सारे चुनाव साथ होंगे तो 3 गुना वीवीपैट और ईवीएम चाहिए आपको। कहां से लाएंगे आप? उसके लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट की क्या जरूरत है? जी जी, आप खर्चा बचा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? दिस इज ए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। और इसी तरीके से ऐसे तमाम ऐसे पहलू हैं इसके, सोशल, पॉलिटिकल, तमाम इस तरह के फैक्टर्स हैं जिसको मोदी जी दरकिनार करके केवल और केवल एक शगुफा छोड़ रहे हैं। और जब ये पास नहीं होगा तो इनको एक ही काम करना है, इसका ठीकरा इन्होंने विपक्ष पे फोड़ना है कि देखिए हम तो चाहते थे, इतना महान काम था ये, विपक्ष ने नहीं होने दिया। हर चीज के लिए विपक्ष जिम्मेदार है, मोदी जी की डिलीवरी के लिए भी मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। ये उनका नैरेटिव 2014 से आप लगातार देख रहे हैं। एक आपने कुछ कहा था, जेब में नहीं दाने, कुछ आपने कुछ बोला था, अम्मा चली, पल्ले नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। पल्ले नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, यानी आपके पास सीटें हैं नहीं और आप संविधान संशोधन की बात कर रहे हो, ये वो कहना चाह रहे हैं। आचार्य साहब, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई अगर वन नेशन और वन इलेक्शन की बात हो रही है तो ये तो बात वोटर को लेकर हो रही है। वोटर को एक बार अपना वोट प्रयोग करना है और उसी दिन उसको विधानसभा में का मशीन दबा देनी है और उसी दिन उसको पार्लियामेंट के चुनाव की, लोकसभा की मशीन दबा देनी है। क्या इसमें अगर वोटर ही सीधे सीधे वोटर के लिए चेंज किया जा रहा है तो क्या मोदी जी को, इस सरकार को जगह जगह, शहर शहर, कस्बे कस्बे, गांव गांव वोटर का फीडबैक लेना चाहिए था? वोटर से पूछना चाहिए था कि भाई हम, क्या आपका वोट सिर्फ 5 साल में एक ही बार कर दें विधानसभा और लोकसभा? क्या वोटर से इंटरेक्शन होना चाहिए था? देखिए, हमारे सिस्टम में ऐसा कोई चीज तो है नहीं कि कोई एक रेफरेंडम है जो आप कह रहे हैं लोगों से पूछना। अब हमारे जो सिस्टम में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है हमारा, उसमें पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने का और सारे देश के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने का, ये सारा पावर है पार्लियामेंट के पास। तो लोगों के पास जाके उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जो सिस्टम हमारे पास है उसके, तो फिर गलत क्या कर रहे हैं आचार्य साहब? मोदी जी ने तो गलत तो फिर कुछ किया नहीं। नहीं, मैं यही कर रहा हूँ, इसलिए यही कर रहा हूँ ना। मेरा पॉइंट ये है कि कई चीजों में पार्लियामेंट कानून बना सकते हैं देश के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो उसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था पहले ही। ये जो ये चीज है, ये फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल्स है उनको वायलेट करने वाला है। अगर वायलेट करता है तो पार्लियामेंट ऐसा कानून नहीं बना सकता। अगर बन भी जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो स्ट्राइक डाउन करेगा। इनवैलिडेट करेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कहीं ना कहीं उसके ये उल्लंघन करता है। आप बदल नहीं सकते, उसमें कोई फेरबदल आप नहीं कर सकते। यानी अगर ये मान लीजिए आचार्य साहब, अगर मोदी जी के पास वाकई 400 पार होती संख्या और ये कानून तब तो बना लेते, तो क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इसको खारिज कर देता? सुप्रीम कोर्ट क्या इसको खारिज कर सकती थी कानून को? खैर, कोई भी कानून हो,
पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो या ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन हो, सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकता है अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो, चाहे इनका 400 हो या 500 हो, किसी भी गवर्नमेंट का। ओके ओके, लेकिन थोड़ा जज मजबूत होना चाहिए। हाँ बस वही है। लेकिन आज के हालात में ये होगा कि नहीं होगा, ये एक सवाल है जिसका कोई जवाब मैं नहीं दे सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं पीडीटी आचार्य, 2 बार सेक्रेटरी जनरल रहे लोकसभा के, संविधान के विशेषज्ञ हैं आज की तारीख में। इस देश में इनकी बातों को बड़ा अहमियत दी जाती है। कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट का जज जो है अगर मोदी जी कानून बनाएंगे तो खारिज कर सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं ले रहे। कह रहे भाई इस दौर में हम गारंटी नहीं ले पाएंगे, पता नहीं जज कैसा हो। तो ये भी बड़ी बात इन्होंने कह दी। अमूमन इस तरह की बात आचार्य साहब करते नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, आशंका जाहिर की कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं गारंटी नहीं लूंगा आज के दौर में। लखीणा साहब लास्ट, क्या आपको लगता है कि एक मौका है विपक्ष के पास? आपको लगता है कि मोदी जी गलती कर गए 1 नेशन 1 इलेक्शन? क्योंकि 2 दिन पहले मैं देख रहा था ममता बनर्जी कांग्रेस से लड़ रही थी, उमर अब्दुल्ला उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, शरद पवार लालू कह रहे थे कि ममता को बना दो, और ऐसा लग रहा था बीजेपी कह रही थी कि सब बिखर गई, इंडिया अलायंस बिखर गई, टूट गई। और आज मैं देख रहा हूं सब एक हो गए, सारे लोग एक हो गए, समाजवादी पार्टी एक, टीएमसी एक, सब एक हाथ से आप कह सकते हैं पूरी पुरजोर कोशिश के साथ विपक्ष एक खड़ी हो गई। क्या मोदी जी के इस शगुफे ने जो विपक्ष में दरार कहीं कहीं छोटी छोटी दिख रही थी उसको फिर से पाट दिया है, फिर से मजबूत कर दिया है? और रात में मोदी जी सोचेंगे, आज खाना खाने के बाद सोचेंगे? देखिए मोदी जी का जो ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है, इसकी हवा निकाली चंद्रबाबू नायडू ने। चंद्रबाबू नायडू ने कल रात ही घोषणा कर दी कि हम तैयार हैं इस शर्त पर कि 2029 से पहले ये लागू ना किया जाए, क्योंकि वहां तो लोकसभा का इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन एक साथ हो गया। उन्होंने कहा अगले साल हो जाएगा, तो हमें क्या दिक्कत हो रही है? तो अब उससे क्या हो गया कि चंद्रबाबू नायडू चूंकि मोदी जी के पार्टनर है सेंटर की गवर्नमेंट में, दोनों एलाइज हो गए, ये बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब ये खतरे की घंटी बाकी पार्टियों के लिए बज गई है जिनका कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है, जिनका 2027 में खत्म हो रहा है, जिनका 2028 में खत्म हो रहा है। वो एक 1.5 साल में फिर चुनाव करवाएंगे अगर चंद्रबाबू नायडू के एजेंडा को मोदी जी को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सपोर्ट कर रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू के कहने से अगर आप नहीं चले तो वो तो उनके तो 16 एमपी तो अपनी जेब में है, बैसाखी है उनकी, तो बैसाखी है। और अगर वो उन्होंने अगर वो हटा दिया, दरी हटा दी, तो ये तो तालाब में गिर जाएंगे। तो इसलिए उससे सारी पार्टी अलर्ट हो गई है और ऐसा लगता है कि देश में एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन बस पूछ लूं मैं अत्री साहब से। अत्री साहब, इन्होंने कहा कि कल इसकी हवा नायडू बाबू ने निकाल दी, मोदी जी जो बिल ला रहे थे उसकी हवा मोदी जी के सहयोगी नायडू बाबू ने निकाल दी। मुझे याद आ रहा है कि जब वक्फ बोर्ड का बिल ला रहे थे तो भी नायडू और नीतीश ने मुंह फुला लिया था, उनका भाई इस बिल को मत लेके आओ, क्योंकि दोनों को डर था कि भाई जो उनका मुस्लिम वोट है कहीं ना कहीं उसको चोट लगेगी। तो पहला जो वक्फ बोर्ड का बिल हो तो नायडू ने नखरे दिखाए, नीतीश ने साथ नहीं दिया। अब ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है उसमें फिर से हवा निकाल दी नायडू बाबू ने। तो ये नायडू नीतीश जो है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ और तो नहीं सोच रहे हैं? दीपक जी आज की तारीख में नहीं सोच रहे, लेकिन नहीं सोचेंगे इसकी क्या गारंटी है? और मोदी उसी बात से डरते हैं। जो उनका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाने के आदि है ही नहीं। वो तो जितना जल्दी हो इसको मेजोरिटी गवर्नमेंट में बदलने की इच्छा में है, उस फिराक में है। हमने उस पर चर्चा भी की थी कि किस तरीके से शरद पवार के एमपीज पर नजर है, किस तरीके से शिंदे वाले एमपीज के ऊपर नजर है। तमाम तरह की चीजें इनके दिमाग में ऑलरेडी है। इस पर्टिकुलर मामले में अगर आप बात करोगे तो हकीकत में बताता हूं आपको, इन जो जिसका जिक्र किया आचार्य साहब ने, हकीकत यह है कि जो रीजनल पार्टियां हैं उनके ऊपर यह बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, उनके सर्वाइवल का सवाल है। तो कोई डायरेक्टली विरोध कर रहा है, कोई इनडायरेक्टली विरोध कर रहा है। बीजेपी की मंशा साफ है कि इस देश में इनिशियली 2 पार्टी बचनी चाहिए जो कि दोनों नेशनल हो, और उसमें ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां को इधर जाना पड़े या आपका उधर जाना पड़े। ये रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं, वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाषा अलग हो सकती है, नायडू कुछ कह सकते हैं, जब नीतीश कुछ कह सकते हैं, असली खेल वो है कि रीजनल पार्टियों को निपटा देना चाहते हैं वंस फॉर ऑल। जी, ये
वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। और हमारे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, आचार्य साहब संविधान विशेषज्ञ हैं, लखेड़ा साहब, अत्री साहब पार्लियामेंट बरसों बरस से कवर कर रहे हैं। तीनों एस्टीम पैनलिस्ट का मानना है कि भाई मोदी जी के पास एक तो संख्या नहीं है, संख्या उनके पास है नहीं, फिर भी ये कानून बनाना चाहते हैं। मंशा जो आचार्य साहब ने कही, कहीं ना कहीं संसद को और ताकतवर बनाना, और अगर संसद ताकतवर है तो संसद का नेता जो मोदी जी हैं वो और ज्यादा ताकतवर होंगे। और कहीं ना कहीं विधानसभा के जो चुनाव हैं, विधानसभाओं के जो टेन्योर हैं, वो हाथ में आ जाएंगे प्रधानमंत्री के, अगर उनके पास बहुमत है। तो गेम प्लान ये है। लेकिन जैसा लकेड़ा साहब ने कहा कि एक दिन पहले, 24 घंटे पहले हवा निकाली इसकी नायडू बाबू ने, और जितनी रीजनल पार्टीज थी उनको अपने अस्तित्व के लिए लड़ना था, इसलिए सब एक हो गई। देखा जाए दोस्तों तो वन नेशन वन इलेक्शन को मैं इसलिए चूक मानूंगा इस स्टेज पे, क्योंकि थोड़ी बहुत नाराजगी इंडिया अलायंस में दिख रही थी पिछले 2-3 दिनों से, अडानी के मसले को लेकर और तमाम पॉइंट्स को लेकर, नेतृत्व को लेकर इंडिया अलायंस में। तो वो जो नाराजगी थी, वो जो थोड़ा सा बिखराव सा दिख रहा था, मोदी जी ने गलती करके उसको फिर से मजबूत कर दिया है। इंडिया अलायंस फिर मजबूती के साथ आज खड़ी हुई दिखी। एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि इनकलाब जो है आपको जल्दी सुनाई देगा संसद में। इंडिया अलायंस हैज अगेन रीयूनाइटेड इटसेल्फ। आचार्य साहब, आप आए, समय आपने निकाला, और जो आपकी जो बातें हैं मुझे लगता है लोग सुनेंगे, उसको रिवाइंड करके सुनेंगे। और लखेड़ा साहब, आपका एक्सपीरियंस, अत्री साहब आपका तजुर्बा, कहीं ना कहीं तजुर्बा जो है उसका हमेशा एक रोशनी डालता है उन अंधेरों पर जहाँ पर थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज रहता है। मैं आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इस प्रोग्राम में आए और आपने खुलकर इस दौर में आपने खुलकर बातें की। एक बात जो आचार्य साहब ने कही वो थोड़ा मुझे झटका दे गई। इन्होंने कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देगा अगर मोदी कानून बनाते हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आज के दौर में सुप्रीम कोर्ट का जज हिम्मत दिखाएगा कि नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी बात आचार्य साहब ने कही, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट में। थैंक यू सो मच मिस्टर आचार्य, थैंक यू सो मच मिस्टर लकेड़ा, थैंक यू सो मच अत्री साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।